नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी हमारी क्लासेस काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, मतलब एक हफ्ते की क्लास समझ लीजिए हो गई है, जिसमें हमने बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी। हमने सिंधु नदी, गंगा नदी, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो अब हमें समझना है कि किस प्रकार से पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इससे भी आ सकता है ना। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, क्वेश्चन प्रायद्वीपीय नदियों से जो आता है, ये कहाँ से निकलती है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और कौन सा इसमें मुख्य झील अगर आ रही है या वाटरफॉल आ रहा है, कौन से शहरों से ये गुजरती हैं, इन तरह के, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में आपने यूपीपीएससी का अगर पेपर खुद भी दिया है या फिर आपने पेपर देखा है, तो आपने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा कि ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सहायक नदियों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसी पर्सपेक्टिव से अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है। ऊपर वाली जितनी है ये ज़्यादातर हिमालयी नदियाँ हैं, और ये ऐसी नदियाँ हैं जो लगातार पूरे साल बहती हैं। इनको हम पेरेनियल नदियाँ कहते हैं, क्योंकि इनका स्रोत जो है वो क्या है, इनका स्रोत ग्लेशियर है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये नदियाँ क्या है, ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए हमेशा इनके पास पानी का स्रोत रहता है, और ऐसी नदियों को हम पेरेनियल नदियाँ कहते हैं, हमेशा ये बहती रहती हैं। पर अगर हम कहते हैं नॉन पेरेनियल नदियों की बात करते हैं, नॉन पेरेनियल यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मौसमी नदियां हैं। ज़्यादातर नदियां जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हैं, ये मौसमी हैं। तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली दिस रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जितनी नदियाँ आपको मिलेंगी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर ऐसी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके बहती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके बहती हैं। ठीक है, उसका रीज़न भी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी की तरफ ज़्यादातर जो नदियां हैं वो क्यों प्रवाहित होती हैं, उसका पहला रीज़न ये है कि ज़्यादातर नदियां या तो वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, पश्चिमी घाट से निकल रही हैं। पहली चीज़, इसको लिख लीजिए, आप लोग भी क्लास में हमेशा बनाते चलिए। ये पश्चिमी घाट से निकल सकती हैं, और केंद्रीय पठार से, सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय पठार से। ठीक है, तो ये इस प्रकार की नदियां हैं। और ज़्यादातर जो नदियां निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में क्यों जाती हैं, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग क्यों हैं ये नदियां, क्योंकि आप अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करोगे तो ये थोड़ा उठा हुआ है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न रीजन। जैसे पश्चिमी क्षेत्र उठा हुआ है और जो पूर्वी क्षेत्र है ये ढलान में है। ये क्यों है, ये डेक्कन के ट्रैप की वजह से है। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप पश्चिम के क्षेत्र में ज़्यादा ऊंचा है और ये पूर्वी क्षेत्र में निचला है, इसलिए जो भी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं ये ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसमें कौन कौन आती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। और इन नदियों की ये खूबियां भी हैं कि ये नदियां जब बहती हैं और प्रवाहित होती हैं और जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती हैं, ये खूब सारा गाद अवसाद लेके आती हैं और डेल्टा फॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि डेल्टा फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि गाद और अवसाद लेके आ रही हैं और काफ़ी लंबे रास्ते को ट्रैवल करके आती है, काफ़ी लंबे क्षेत्र से ये ट्रैवल होके आती हैं। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा डेल्टा फॉर्म करने में इनको आसानी होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कंसेप्चुअल का भी हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है महानदी। नाम इसका महानदी क्यों पड़ा, क्योंकि इसको महान नदी कहा जाता है। महानदी, महानदी के बारे में देखेंगे। इसकी लंबाई पहले देखते हैं, करीबन तकरीबन 900 किलोमीटर की है लंबाई, 900 किलोमीटर।
इसी वजह से इसको यहाँ पे पहली बात तो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से निकलती है आसपास के क्षेत्रों के लिए, इसीलिए इसको महान नदी कहते थे। क्योंकि महान नदी ज़्यादातर मैंने क्या बताया, जितनी संबंधित नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ये ऐसी नदियां हैं जो कि अत्यंत निर्भरता इनकी दक्षिण पश्चिमी मानसून पर है। मानसून से इनको पानी मिलता है तभी जाके ये प्रवाहित अच्छे से होती हैं, और आसपास के क्षेत्रों में इनसे सिंचाई होती है, इनके माफ़ कीजिएगा, इनका इस्तेमाल करके अन्य चीज़ें की जाती है। इसी वजह से महान नदी इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी उत्पत्ति कहाँ है? उत्पत्ति इसकी है छत्तीसगढ़ की है, क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ से निकलती है। स्टेट अगर आप पूछेंगे तो राज्य में छत्तीसगढ़ है। ठीक, फरसिया गांव है, फरसिया गांव, उसी के बहुत पास से निकलती है यह नदी। एक पुल है फरसिया गांव में, पुल है, वहां से निकलती है। ये रायपुर और धामतरी जिले के पास से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है, रायपुर और धामतरी जिला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से इसकी उत्पन्नता होती है। तो एक बेसिन स्टेट कौन हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, फिर ये अन्य नदियों के साथ मिलके अपना एक पूरा प्रणाली अपनी बनाती है, फिर ये बहती है। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए ऐसे महानदी इस प्रकार से निकल रही है, और फिर इस क्षेत्र में डेल्टा बना के और बहुत सारी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना के, डिस्ट्रीब्यूटरी को वितरिका कहते हैं। वितरिका क्या होती हैं? वितरिका वो नदियां होती हैं जो कि एक नदी की सहायता करती हैं पानी डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब जहां ज़्यादा डेल्टा बन जाता है ना, वहां पे पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से चैनल क्रिएट हो जाता है। डेल्टा गाद और अवसाद से बनता है, तो गाद एक यहाँ जमा हुआ, एक ऐसे गाद जमा हुआ, ठीक है, फिर ऐसे गाद जमा हुआ, और फाइनली कुछ इस प्रकार से गाद जमा हुआ। तो जब मेन नदी इन गादों को तोड़ नहीं पाती है, तो वो क्या करती है? ये वितरिकाओं में बट जाती है। तो उसको याद रखना, अलग अलग वितरिकाओं के द्वारा चलती है। इसी में से एक जानी मानी वितरिका इसकी है चित्रोत्पाल। तो इसको याद रखिएगा, कौन सी वितरिका है? चित्रोत्पाला, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा महानदी जो निकलती है, ये दंडकारण्य हिल है, एक पर्वत है छोटा सा, दंडकारण्य हिल से निकलती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, राज्य पूछ सकते हैं, कौन सा फुट हिल है, किस पर्वत के पास से निकलती, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसी पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। और डेल्टा में आपको ये याद रखना है कि चिलिका झील जो है उड़ीसा में, ये इसी के द्वारा बनाई जाती है। जब ऋषिकुल्य नदी और महानदी मिलती हैं, उसके बाद यहाँ पे चिलिका लेक बनाई जाती है। चिलिका लेक लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ब्रैकिश लगून है। ब्रैकिश का मतलब समझते हैं, इसमें पानी मीठा भी होता है और खारा भी होता है। तो ये ब्रैकिश, लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून है पूरे भारत में, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में है। साथ ही साथ ये रामसर आर्द्र भूमि भी है। सबसे पहले रामसर आर्द्र भूमि में एक खुद ये थी, और केवलादेव थी, केवलादेव जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए, इसके अलावा बाकी और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? छत्तीसगढ़ तो है ही, मध्य प्रदेश, इसमें ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मध्य प्रदेश से भी आती हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ तो मैंने बता ही दिया, ओडिशा से भी बहुत ट्रिब्यूटरीज आती हैं इसकी। तो कैचमेंट एरिया में आपको एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कुछ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो झारखंड से भी आती हैं। तो झारखंडी क्षेत्र भी इसके बेसिन में माना जाएगा। तो अगर पूछा गया कि इसके बेसिन में कौन कौन से राज्य हैं, तो इतने सारे राज्य आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर बात करें इनकी सहायक नदियों की, तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है शिवनाथ, जो कि इसकी बाएं हाथ की सहायक नदी है, जो नीचे है, क्योंकि महानदी का फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो जो ऊपर वाली है ये बाएं हाथ की है, और नीचे वाली जो है वो दाएं हाथ की है। तो बाएं हाथ पे सबसे इंपॉर्टेंट है शिवनाथ, इसको शिवनाथ भी कहते हैं,
शिवनाथ या फिर सियोनाथ। ये पानबरस से निकलती है, पानबरस जिले से, तो इसको आपको याद रखना है। कहाँ से निकलती है? पानाबरस जिले से, क्योंकि ये सबसे लंबी सहायक नदी है, इसीलिए ज़रूरी है हमारे लिए जानना। ठीक है, तो शिवनाथ जो है ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो अगर पूछा जाए महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो शिवनाथ का नाम याद रखना है आपको, जो कि पानाबरस जिले से निकलती है। दूसरी छत्तीसगढ़ से ही हासदेव निकलती है, दूसरी नंबर पे ये आएगी अगर आप बात करेंगे बाएं हाथ की सहायक नदियों की। तीसरे नंबर पे मांड है और चौथे नंबर पर इब है। ठीक है, और इब के पास ही, जहां इब और महानदी मिलती हैं, उसी के पास ही हीराकुड डैम बनाया गया है, हीराकुड बांध। तो इसको आपको याद रखना है, ये बांध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर दाहिने हाथ की बात करें तो सबसे पहले जोंक है, जोंक, दूसरी ओंग है और तीसरी तेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट कौन सबसे लंबी है, किस नदी के मिलन से हीराकुड डैम बनाया गया है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। हीराकुड डैम ओडिशा में है, तो इसको आपको याद रखना है। और काफी बड़ा सा डेल्टा बना के ये जाती है और फिर महानदी में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अलावा ये कम से कम, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी इसका काफी बड़ा है। क्षेत्रफल है इसका लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा है। और कम से कम इसका जो पानी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो यूज होता ही है, पर 54 यानी कि 55 अप्रोक्सीमेटली 55% जो इसका पानी है, एरिया है, वो कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो ये क्लास। इसी तरह हम नेक्स्ट नदी भी करेंगे बहुत जल्द, गोदावरी। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें किसी भी स्टेट की, उनके लिए एक ऑफर है। 3 जनवरी तक आपको सारे कोर्सेज पर मिल रही है 90% तक की छूट, प्राइम कोर्सेज पर अतिरिक्त 10% तक की छूट, और अगर आप वैलिडिटी बढ़वाते किसी कोर्स की तो 10% तक की छूट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, फाउंडेशन बैच यूपीपीएससी का भी शुरू हो चुका है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। अगर मान लीजिए आप क्लास नहीं आ सकते क्लासरूम में, तो आपको ऑफकोर्स पूरी तरह से हम वेलकम करते हैं। पर मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ाने करना चाहते हैं और इलाहाबाद या फिर ऐसे, इलाहाबाद में नहीं है, प्रयागराज में नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप नॉर्मली 65,000 पे करते हैं जनरली ऑनलाइन क्लास लेने के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम। बट आपको यहाँ पे बस 10,000 देने की आवश्यकता रहेगी। यह आपको 3 जनवरी तक ही अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, प्राइम फी की बात करें, अगर प्राइम कोर्स लेते हैं जिसमें आपको एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, नोट्स, ये आपको 18,500 का ही पड़ेगा। तो जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं, एनरोल करें। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, जैसे बैच की विशेषताएं देखेंगे तो 1400 घंटे से अधिक क्लासेस रहेंगी, 4-5 घंटे की प्रतिदिन कक्षाएं आपकी चलती हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक पैनल बोर्ड रहेगा जिसमें आप विख्यात विषय विशेषज्ञों से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद मासिक करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलेंगे, हर वर्ष के संपूर्ण प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन भी मिलेंगे, नियमित उत्तर लेखन अभ्यास होगा और साथ ही साथ आपको एनालिसिस भी मिलता रहेगा। इसके अलावा मासिक उत्तर लेखन टेस्ट रहेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पूरा आधारित टेस्ट पेपर रहता है हमारा, निबंध रहेगा, पत्र लेखन, ये सब पे हम लेटर राइटिंग पे हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। पर ये ऑफर याद रखिएगा सिर्फ 3 जनवरी तक ही है, यानी सिर्फ कल तक ही है, तो जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज है, जैसे हमारा अर्जुन बैच शुरू हुआ है। अर्जुन बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपीपीएससी को एक बार में बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब हम कंप्लीट ही कर दें। तो ये बैच भी आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिल रहा है। ये क्लासरूम नहीं है, ये स्टूडियो से चलेगी। 5,000 की स्टैंडर्ड फी है इसकी बस अभी, और ये 20,000 का एक्चुअली कॉस्ट करता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा कोर्स है वो प्राइम वाला है और वो 12,500 का है। इसमें भी आपको प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड इंटीग्रेटेड तैयारी का हम मौका देंगे। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स समझते हैं,
फाउंडेशन कोर्स मतलब NCERT स्टैंडर्ड बुक सब कुछ इंक्लूड करके चलना। उसके लिए हमारे यहाँ लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स भी चल रहा है। ऑफर प्राइस या आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लोगे, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ऑफर प्राइस आपको ये लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, मतलब क्लास में तो आप बच्चे रहेंगे ही, बट जो बच्चे चाहते हैं क्लासरूम जैसा ही एक्सपीरियंस लेना, ये बस 10,000 की फीस देंगे, ये ऑफर प्राइस है आपका, ठीक है। सो आई होप आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर सके। उसके अलावा हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी शुरू है, 6 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ऑफर प्राइस इसका 5500 है। जो बच्चे प्रीलिम्स कर चुके हैं, मेंस के लिए आना चाहते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। उसके अलावा यूपीपीएससी का अलग से मेंस बैच है जिसमें आप सिर्फ मेंस की तैयारी करोगे। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा 6 जनवरी 2025 तक। ऑफर प्राइस है इसका 3200 फिलहाल के लिए, बाद में बढ़ भी सकता है। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, मेंस 2024 की टेस्ट सीरीज 16 टेस्ट है, इसमें सिर्फ 3000 की आपको पड़ जाएगी, ठीक है। और 2000 माफ कीजिएगा, ये आपको और इस पे एक्स्ट्रा एडेड ऑफर मिल रहा है, ये 2000 की मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो एक एक करके आपने देखा कि कितने सारे कोर्सेज हैं हमारे पास। फिर उसके अलावा फाउंडेशन बैच जो हिंदी मीडियम का है, यूपीपीएससी RO का ये मैं बैच बता रही हूँ, ये 3000 का आपको इस समय अवेल हो जाएगा। इसके अलावा मेगा बैच भी है हमारा, ये फाउंडेशन रहेगा यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए, ठीक है। ये लाइव भी मिलेगी क्लास आपको और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 9000, बस 9000, मतलब ये बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून ऑफर है। मेगा बैच आपको फॉर बोथ यूपीपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर चाहते हैं तो 5000 में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ कोर्स जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं और बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है कि उनकी पढ़ाई में बहुत मदद मिली और साथ ही साथ उन्होंने क्रैक, मतलब ऑलमोस्ट क्रैक भी किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पर्टिकुलरली ये बैचेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसमें जल्द से जल्द इस अवेलेबल प्राइस पर एनरोल करें। धन्यवाद सभी को, स्टे अपडेटेड।